नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी हमारे पत्रकार बंधु और बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकांश टिकट मध्य प्रदेश में डिक्लेयर कर दिए हैं। उसमें मंडला से हमारे वरिष्ठ नेता जो भी भारत सरकार में मंत्री भी हैं, ऐसे फग्गन सिंह जी को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी कोई सा भी चुनाव हो उसको बहुत सीरियस लेती है और शीर्ष से लेकर पोलिंग बूथ के पन्ना प्रमुख तक सभी कार्यकर्ताओं की सक्रियता सुनिश्चित करती है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि संगठन के बिना सत्ता संभव नहीं है। और इसलिए हमने शुरू से ही संगठन को प्रमुखता दी है। हमारे बहुत सारे अभियान पिछले दिनों संपन्न हुए, पर आज से एक नया अभियान भी प्रारंभ हुआ है। वह है बूथ विजय अभियान। यह आज से प्रारंभ हुआ और 22 तारीख तक चलेगा। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि हम कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाएं और 370 वोट से 370 वोट और जाकर बढ़ाएं। आप सभी जानते हैं धारा 370 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता का बड़ा भावनात्मक संबंध है, क्योंकि हम लंबे समय से नारे लगाते आए, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। पर हमें कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार को देश की जनता ने दूसरी बार आशीर्वाद दिया। हमने धारा 370 हटा दी और इसलिए धारा 370 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष भावनात्मक संबंध है। और इसलिए हमने ये संकल्प लिया है कि हम कोशिश करें कि प्रत्येक बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाने का प्रयास करें। उसमें नए वोट जो 18 साल के हो चुके हैं उनसे अलग संपर्क, फिर महिलाओं से अलग संपर्क, फिर हर पोलिंग बूथ के वर्ग वाइज संपर्क अभियान, ये हमने चलाने का निर्णय लिया है। और ये बूथ विजय अभियान आज से ही प्रारंभ हुआ है। आज मुझे भी शायद ये किसी बूथ पर ले जाने वाले हैं। आप सभी जानते हैं हमने जब भी चुनाव के पहले संकल्प पत्र की घोषणा की है तो हमने जनता के बीच में जाकर उनसे सुझाव मांगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही सबसे बड़ी है। और इसलिए जनता के सुझाव लेकर हम संकल्प पत्र की घोषणा करेंगे। आज में दूसरा अभियान मेरा ये भी है कि हम कुछ मंडला के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर हम उनसे सुझाव लें कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में क्या घोषणा करे जिससे जनहित और देशहित दोनों जुड़े हुए, क्योंकि देशहित भी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसी ही घोषणा हो जाती है जो देशहित में नहीं होती, और कई बार देश के खजाने खाली हो जाते हैं। हमने अभी श्रीलंका को देखा। श्रीलंका जैसा देश जिसे सब फ्री बांटना चालू कर दिया था, कुछ समय तक तो लोगों को अच्छा लगा कि सरकार बहुत अच्छी है, सब फ्री में दे रही है। पर बाद में हमने ही देखा कि श्रीलंका के अंदर देश का दिवाला निकल गया और लोग महीनों तक सड़क पर खड़े रहे, आटे और दाल के लिए तरसे हैं। तो हम कोई भी घोषणा करें उसमें देश हित ज़रूरी है, जनहित भी ज़रूरी है।
और इसलिए हम प्रबुद्ध जनों के बीच में जाकर और भारत के विकास में कैसा संकल्प पत्र हो हमारा, इसके बारे में हम लोग अलग अलग वर्ग के लोगों से चर्चा भी करेंगे। मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 माह से लगातार दौरे कर रहे हैं। और ये शायद आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा कि इन 3 महीनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 85 लाख करोड़ के विकास कार्यों का या तो शिलान्यास किया है या भूमि पूजन किया है। मतलब हमारा जितना बजट है भारत सरकार का, उससे डबल या तो शिलान्यास किया है या भूमि पूजन किया है। तो विकास एक मोदी जी का पर्यायवाची शब्द बन गया है। वो गुजरात में थे जब मुख्यमंत्री, तो भी उन्होंने गुजरात को विकसित प्रदेश बनाया, और अब वो देश के प्रधानमंत्री है तो देश को भी विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व है कि दुनिया के अंदर जो साख बढ़ी है भारत की, मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर सौंपी थी तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाई थी कि ये व्यक्ति विदेश नीति को क्या समझता है। पर आप यदि दुनिया की राजनीति को देखें तो 2014 के पहले हमारे देश की स्थिति थी कि विश्व मंच पर हम पाकिस्तान से पीछे हो जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक इस्लामिक राष्ट्र का बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ जाता था। मोदी जी की विशेष कूटनीति के कारण आज विश्व मंच पर इस्लामिक राष्ट्र बहुसंख्यक भारत के साथ खड़े हैं, और यहाँ तक कि अनेक स्थानों पर तो पाकिस्तान को एकदम एकला छोड़ दिया था। तो ये हमारी कूटनीतिक सफलता है। हम लोग बात करते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने मंदिर भी बना दिया, न्यायपालिका का आदेश आया, हमने मंदिर बना दिया। अपने देश में तो मंदिर बना, पर आबू धाबी में भी मंदिर बना दिया। ये हमारी कूटनीतिक सफलता। उस इस्लामिक राष्ट्र जहाँ पर रहने वाला भारतीय अगर घर में पूजा करता था तो दरवाजे खिड़की बंद करके करता था, घंटी नहीं बजाता था। आज वहाँ पर घंटी बजती है और एक विशाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें मोदी जी ने उस मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। तो कुल मिलाकर विकसित भारत का संकल्प है। उसके प्रति प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है, और इसीलिए नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी है कि हमें देश के अंदर 400 से ज़्यादा सीट जीतना है। और कार्यकर्ता एकदम लग गए हैं, प्राणपण से लग गए हैं। पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष कार्यकर्ता तक सब कार्यकर्ता लग गए हैं। और हमें विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीट जीतेंगे और देश में भी ऐतिहासिक परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। हम इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन में लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ पर आया था, और मेरे जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वह चुनाव को लेकर ही है, चुनाव की तैयारियों को लेकर ही है, और चुनाव में हम कैसे विजयी हों इस बात की कार्य योजना बनाने में आया हूँ। आप इस संबंध में मुझसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आने वाले बयान है, सीएए का हिंदू और मुस्लिम से कोई संबंध ही नहीं। सीएए कानून के पीछे हमारे पड़ोसी देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यदि वहाँ प्रताड़ित होने के बाद यहाँ आ गए, 2014 से यहीं रह रहे हैं,
वो वापस वहाँ जाना नहीं चाहते, तो उनको नागरिकता देने का है। और उसमें हिंदू और मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ के अल्पसंख्यकों को हम संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो इस इश्यू को डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का तो विषय नहीं है। टाइमिंग को लेकर सवाल है, रमजान के 10 दिन पहले घोषित किया। अब ऐसा है कि सीए पहले आ चुका था। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार देश की जनता को आश्वस्त किया है कि हम इसको लाएंगे। और देखिए, ऐसे बहुत कम लोग हैं, संख्या उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो लोग वहाँ से आए हैं और उन्हें नागरिकता नहीं मिली 2014 के बाद से। यदि हम, मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल से 1 लाख भी होंगे, बड़ी मुश्किल से। यदि 1 लाख लोगों को जो वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, जो अपने धर्म और संस्कृति को बचाकर यहाँ रहना चाहते हैं, तो और कोई देश है नहीं जो इन लोगों को संरक्षण दे सके। इसलिए भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और उन लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। मैं नहीं समझता कि एक राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ऐसा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि सारा देश जानता नहीं, हमने 4 सरकारों को बलिदान भी किया है राम मंदिर के मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार थी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हमने 4 सरकार, हमने कहा हम राम मंदिर के प्रति बने, इसके प्रति हम संकल्पबद्ध हैं। तो उन्होंने आप सरकार से इस्तीफा दे, हमने सरकार छोड़ दी। तो ये सरकार का विषय नहीं है, ये देश की जनता की भावना का विषय है। और हमने देश की जनता की भावना का ध्यान रखते हुए, उनकी जो हमारे संस्कार और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता है, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर को अपना मुद्दा बनाया। और हमें गर्व है कि 500 साल से जो समस्या थी, उसके निराकरण कराने में मोदी जी की सरकार सफल रही और समय सीमा में मंदिर निर्माण भी हुआ। पर इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता थी। तो दिग्विजय सिंह जी नहीं, बहुत सारे सीटों पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। उनको मालूम है कि देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना, तो लगता है कि हार सुनिश्चित है, तो कौन लड़े। और मैं 2-4 जगह के तो ऐसे उदाहरण जानता हूँ जहाँ कांग्रेस ने कहते हैं कि आपको लड़ना है, तो वो लोग पार्टी छोड़ के हमारे पास आ गए। 2-4 उम्मीदवारों को तो मैं जानता हूँ, और इसलिए कांग्रेस के पास अभी लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन होगा उस दिन आपके सामने हम जो भी करते हैं सरेआम करते हैं, तो उस दिन सरेआम करेंगे। आपकी भारत का बड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है कि कौन सा दल मुफ्त योजनाओं पर कितनी रेवड़ी बांटने का प्रयास करेगा। देखिए, ऐसा है कि आपके आय और व्यय दोनों का बैलेंस करते हुए जो व्यक्ति उसका हकदार है उसको हक दें, मैं समझता हूँ कि ये कोई बुराई नहीं। जैसे हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज दिया है, तो ये गरीब लोग हैं। हमारे देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा संकल्प है। और ये हमारी आय के जो सोर्स है, हम उसमें से दे रहे हैं। तो आपको आय और व्यय के बीच में बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए आप इतना व्यय कर दें कि अब सरकार का खजाना खाली हो जाए। तो जो गरीब है उसकी गरीबी दूर करने के लिए जो हमारी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आप तो सब ट्राइबल ज़िले के हैं, मैं धार झाबुआ जब भी जाता हूँ, तेज बारिश हुई कि आदिवासियों के झोपड़े टूट जाते थे और उनको 15-15 दिन, 1-1 महीने तक स्कूलों में रखा जाता था। स्कूल बंद, क्योंकि सब कच्चे मकान में रहते थे और तेज बारिश हुई मकान टूट जाते थे। यही हालत मेरा ख्याल है यहाँ पर भी होती होगी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण वो दिन तो नहीं देखने पड़ते हैं।
आज 4 करोड़ लोगों को मकान बनाने का काम प्रधानमंत्री ने निःशुल्क किया है, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं मकान बना सकूं अपने जीवन में, मेरे सर पर पक्की छत। ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की गरीबी दूर करना, मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि आज़ादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई है, अपलिफ्ट हुए मिडिल क्लास की तरफ। ये सब सरकार की योजनाओं का कमाल है। और इसलिए मेरे बयान को आप अलग अर्थों में मत लीजिएगा। जो वास्तव में हकदार है उसके पास वो चीज़ पहुंचना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।